छिद्र छिद्र बेंत बेंत डार डार जेंगा जेंगा 22 फरवरी साल 2011 को अरबी भाषा में लीबिया के तानाशाह करनाल मुअम्मर गद्दाफी ने अपने देश की जनता को कुछ इसी अंदाज में धमकाया था। لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد। इसमें से जनता ने जेंगा जेंगा शब्द को काफी गंभीरता से लिया, जिसका मतलब था गली गली, और उसके पूरे भाषण का यही मतलब था कि लीबिया में जिस तरह से गंदगी फैली है, हम और हमारे लोग उस गंदगी को गली गली घर घर जाकर इंच इंच साफ कर देंगे। अपने खिलाफ जनता की बगावत को दबाने के लिए उसने जनता को जिस अंदाज में धमकाया, जनता ने उसी जेंगा जेंगा को गद्दाफी को चिढ़ाने का साधन बना लिया। कभी लीबिया में गद्दाफी एक रिवॉल्यूशनरी हुआ करता था। उसने केवल 27 साल की उम्र में जब अपने देश में रिवॉल्यूशन को लीड किया और बिना खून बहाए ही राज सत्ता को उखाड़ फेंका। उसके बाद उसने लीबिया पर 42 साल तक शासन किया, लेकिन जब जनता ने उसके शासन प्रशासन को उखाड़ कर फेंका तो वह तरीका रक्त रंजित था। मुअम्मर गद्दाफी की छवि हमेशा से ही एक अनोखी और चर्चा का विषय रही है। उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक हर चीज में एक अद्वितीयता थी। गद्दाफी अक्सर काले चश्मे में नजर आते थे, जो उनकी ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व का प्रतीक बन चुका था। उनके कपड़े रंग बिरंगे होते थे, जिससे उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि और भी अधिक चमकती दिखती थी। सिर पर हमेशा एक गोल टोपी होती थी, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती थी। लेकिन यह केवल उनकी बाहरी छवि तक सीमित नहीं था। उनके चारों ओर महिला बॉडीगार्ड्स का सुरक्षा घेरा होता था, जो उनकी सुरक्षा के प्रति उनके असामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता था। इन सभी के साथ साथ उनके भड़काऊ भाषण, जो अक्सर आग उगलते और विवादास्पद होते थे, उनकी व्यक्तित्व की असली तस्वीर पेश करते थे। मुअम्मर गद्दाफी का शुरुआती जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जोश और उमंग से खुद को एक नौजवान फौजी के रूप में स्थापित किया। लीबिया के एक छोटे से गांव से उठकर वह देश के शीर्ष पर पहुंचे। शुरुआत में वह एक जोशीले और ऊर्जावान नेता के रूप में माने जाते थे, जो देश के विकास और सुधार के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनके हाथों में सत्ता आई, उनकी सोच और मिजाज में बदलाव आने लगा। सत्ता का नशा उन पर हावी हो गया और उनकी छवि धीरे धीरे एक तानाशाह की बनती चली गई। वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते गद्दाफी की छवि एक परिवार के अधिनायकवादी और क्रूर शासक की बन चुकी थी। उनके शासक होने के दौरान लोग उन्हें अलग अलग रूपों में देखते थे। कुछ लोग उन्हें अद्वितीय नेता के रूप में मानते थे, जो लीबिया के विकास के लिए काम कर रहे थे, जबकि अन्य उन्हें एक निर्दयी और जालिम तानाशाह के रूप में देखते थे, जिन्होंने अपने फायदे के लिए देश की जनता को दबाया। अरब और पश्चिमी देशों में गद्दाफी की चर्चा अक्सर होती थी और उनके व्यक्तित्व को मिडिल ईस्ट का पिकासो कहा जाने लगा था, जो उनके अद्वितीय और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता था। मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया पर 42 साल तक शासन किया, जो एक असाधारण अवधि थी। गद्दाफी ने इतनी लंबी अवधि तक सत्ता में रहने के लिए बहुत ही कुशल और चतुर रणनीतियों का उपयोग किया। 1969 में जब उनकी उम्र मात्र 27 साल थी, उन्होंने बिना किसी खून खराबे के लीबिया की राजशाही को तख्ता पलटकर खत्म कर दिया। ये तख्ता पलट न केवल लीबिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 को सिरते के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार खाना बदोश था, जो रेगिस्तान में बसता था और घुमंतू जीवन व्यतीत करता था। इस पृष्ठभूमि से उठकर गद्दाफी ने न केवल खुद को बल्कि अपने देश को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। बचपन से ही वह अरब दुनिया में हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को करीब से देख रहे थे। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर उनके आदर्श थे, जो पश्चिमी देशों के उपनिवेशवाद का विरोध करने और अरब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। नासिर के विचारों से प्रेरित होकर गद्दाफी ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और जल्द ही सिग्नल कोर में अफसर बन गए। 1950 के दशक में लीबिया के पास तेल के बड़े और महत्वपूर्ण भंडार होने का पता चला। इन तेल भंडारों ने लीबिया की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिया। हालांकि तेल निकालने का काम विदेशी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा किया जाता था और ये कंपनियां ही तेल की कीमतें तय करती थीं। तेल से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा भी इन विदेशी कंपनियों के पास जाता था। उस समय लीबिया में राजा इदरीस का शासन था और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। तेल भंडारों की खोज के बाद लीबिया की आय में भारी इजाफा हुआ, जिससे देश गरीब देशों की सूची से निकलकर अमीर देशों की श्रेणी में आ गया। लेकिन जैसे जैसे देश की कमाई बढ़ी, राजा इदरीस और उनकी सरकार पर जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। 1960 के दशक के अंत तक इदरीस सरकार के खिलाफ जनता का असंतोष चरम पर पहुंच चुका था। इसके साथ ही 1968 में
जब अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ 6 दिन के युद्ध में हार का सामना किया तो राजा इदरीस को इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया। लीबिया में राजा इदरीस की सत्ता कमजोर हो रही थी और विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे। जनता के गुस्से और असंतोष को देखते हुए गद्दाफी ने 1969 में तख्ता पलट की योजना बनाई। उन्होंने मिस्र के नासिर के नेतृत्व में फ्री ऑफिसर मूवमेंट की तर्ज पर लीबिया में भी इसी नाम का एक संगठन बनाया। यह संगठन गुप्त रूप से काम करता था और इसके सदस्य सरकार की नजरों से बचकर एक दूसरे से मिलते थे। गद्दाफी इस संगठन के नेता बने और तख्ता पलट की पूरी योजना का नेतृत्व किया। 1969 की शुरुआत में तख्ता पलट की अफवाहें तेज हो गई थीं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी इस पर शक होने लगा था। 1 सितंबर 1969 को जब राजा इदरीस ग्रीस में अपने इलाज के लिए गए हुए थे, गद्दाफी ने अपनी योजना को अंजाम दिया। त्रिपोली और बेनागाजी में सैन्य वाहनों ने सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण स्थलों पर कब्जा कर लिया। तख्ता पलट की अफवाहें पहले से ही चल रही थीं, इसलिए जब यह सच में हुआ तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गद्दाफी ने फ्री ऑफिसर मूवमेंट के 12 सदस्यों की एक समिति का नेतृत्व किया जिसने तख्ता पलट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गद्दाफी ने राजधानी त्रिपोली न जाकर अपने एक साथी को वहां की जिम्मेदारी सौंपी। लीबिया के क्राउन प्रिंस सैयद हसन अरीबा को हिरासत में ले लिया गया। जब तख्ता पलट हुआ तब राजा इदरीस ग्रीस में थे और वहां से लौटने का कोई इरादा नहीं था। इदरीस ने मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के माध्यम से संदेश भेजा कि वह लीबिया वापस नहीं आएंगे। इसके तुरंत बाद क्राउन प्रिंस सैयद हसन ने भी अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया। राजशाही का अंत बिना किसी खून खराबे के हो चुका था और अब लीबिया की सत्ता एक युवा कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हाथों में आ गई थी। गद्दाफी ने देश में लोकतंत्र की बहाली और विकास का वादा किया। उन्होंने लीबिया के नाम को बदलकर लीबियन अरब गणराज्य रखा और अपने नेतृत्व में देश की कायापलट करने का दावा किया। इस तरह एक साधारण फौजी कर्नल मुअम्मर गद्दाफी बड़े बड़े वादों और सुनहरे सपनों के साथ लीबिया के तानाशाह बन गए। मुअम्मर गद्दाफी की हुकूमत की शुरुआत। मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 में एक सैन्य तख्ता पलट के जरिए लीबिया की सत्ता को संभाला। यह तख्ता पलट एक युवा फौजी के रूप में उनके उभार का प्रतीक था जिसने देश में व्यापक बदलाव की शुरुआत की। गद्दाफी का प्रारंभिक शासन राष्ट्रवादी और सामाजिक सुधारों से भरा था। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार किया, अस्पतालों और स्कूलों का नेटवर्क बढ़ाया और सड़कें भी बेहतर की। गद्दाफी ने तेल की बढ़ती कीमतों का उपयोग करते हुए देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनकी सरकार ने तेल उत्पादन से प्राप्त धन का एक हिस्सा बुनियादी सेवाओं और समाज के विकास पर खर्च किया। गद्दाफी ने लीबिया की नीति और शासन में कई नई अवधारणाओं को लागू किया जिनमें शामिल थे सामाजिक न्याय और विकास। उनका उद्देश्य था एक नए युग की शुरुआत करना जहां लीबिया की जनता को समृद्धि और विकास का लाभ मिल सके। गद्दाफी की इस सोच ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसने लीबिया को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उनके शासन के दौरान लीबिया ने विकास की दिशा में कई कदम उठाए जिससे देश की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। गद्दाफी के शासन के दौरान उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित रही। विश्व भर में उनके रवैये और व्यक्तित्व की आलोचना की गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को पागल कुत्ता कहकर उनके प्रति पश्चिमी देशों की नफरत और आक्रोश को व्यक्त किया। गद्दाफी के शासन में विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए दमन और हिंसा का सहारा लिया गया। गद्दाफी की खुफिया एजेंसी ने पूरे देश में निगरानी रखी और विरोधियों को जेल में डालने या उनकी हत्या करने के आदेश दिए। इस प्रकार उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में बनी जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस दमनकारी रवैये ने गद्दाफी को केवल लीबिया के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना का पात्र बना दिया। उनकी सरकार ने किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया और जनता की स्वतंत्रता पर कई बार पाबंदी लगाई। गद्दाफी की यह तानाशाही प्रवृत्ति उनकी छवि को और भी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है जिसने उनके शासन को एक काले अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज किया। गद्दाफी ने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, अस्पतालों और स्कूलों की संख्या बढ़ाई और सड़कें बेहतर की। गद्दाफी का उद्देश्य था कि लीबिया की जनता को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिले और इसके लिए उन्होंने तेल की आय का एक हिस्सा इन सेवाओं पर खर्च किया। हालांकि यह भी सच है कि तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गद्दाफी की ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च होता था। लीबिया और दुबई के तेल उत्पादन की तुलना की जाती थी, लेकिन गद्दाफी के शासन में लीबिया की जनता की जीवन शैली में स्पष्ट अंतर था। गद्दाफी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में असमानता उत्पन्न हुई। उनके शासन में जबकि देश ने कई विकासात्मक पहलुओं को देखा, वहीं व्यक्तिगत विलासिता और शक्ति का प्रदर्शन भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। गद्दाफी की नीतियों ने लीबिया की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया असमानता और विवादों से भरी रही। गद्दाफी के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद
मिस्र की खुफिया एजेंसी ने गद्दाफी के तख्तापलट की योजना बनाई। इस योजना में कई नेताओं और सैन्य अधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसके बाद गद्दाफी ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए सेना और खुफिया विभाग में अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया। उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए, जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम बदलना और अरब सोशलिस्ट यूनियन नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना। गद्दाफी ने लोकतंत्र की मांग को नियंत्रित करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इन बदलावों से गद्दाफी ने अपनी शक्ति को और भी मजबूत किया और सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखा। उन्होंने अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए कई सुधार किए, जो उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे। गद्दाफी की यह रणनीति उनके शासन को और भी मजबूत बनाने में मददगार साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही उनकी तानाशाही प्रवृत्ति भी उभर कर सामने आई। साल 1972 के बाद गद्दाफी ने भारतीय राजनीति से दूरी बनाई और खुद को एक सफल इस्लामी गणराज्य बनाने में व्यस्त दिखाया। मेजर जुनैद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन राजनीतिक अफवाहों के कारण गद्दाफी ने फिर से सक्रियता दिखाई। 1978 में गद्दाफी ने लीबिया के कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। इस कदम से गद्दाफी के खिलाफ कई गुट बन गए और राजनीतिक असंतोष बढ़ गया। 1980 के दशक में गद्दाफी पर नाराज कबायली गुटों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा। इस समय गद्दाफी ने विदेशों में रह रहे अपने विरोधियों की हत्या के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने कई विरोधियों की हत्या की और गद्दाफी के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की। गद्दाफी की यह आंतरिक और बाहरी राजनीति ने उनके शासन को और भी विवादित बना दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ दमनकारी नीतियों को अपनाया और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए। गद्दाफी ने विदेशों में रह रहे अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने 25 लोगों की हत्या की और गद्दाफी के विरोधियों को लक्षित किया। गद्दाफी की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच संबंध बढ़ गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने लीबिया में अपना केंद्र स्थापित किया और रूस से हथियार खरीदे गए। गद्दाफी ने स्कूलों में रूसी भाषा को पढ़ाया और हथियारों की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर रहा। 1987 में गद्दाफी ने चाड में युद्ध छेड़ा, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और इसने उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। इस समय के दौरान गद्दाफी की नीतियों और उनकी सैन्य कार्रवाइयों ने उन्हें एक विवादित और तानाशाही नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी इस नीतियों ने देश में असंतोष और विरोध की भावना को और भी बढ़ा दिया। 2004 में गद्दाफी पर एक पत्रकार की हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगा। हालांकि तेल उत्पादक देश होने के कारण लीबिया के साथ कई देशों ने अच्छे संबंध बनाए रखे। 2009 में गद्दाफी G8 देशों की बैठक में शामिल हुए और कई प्रमुख नेताओं के साथ मंच पर दिखाई दिए, लेकिन जनवरी 2011 से परिस्थितियां बदलने लगी। ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब क्रांति ने मिस्र में प्रवेश किया और वहां हुस्नी मुबारक के हटने के बाद लीबिया के विरोधियों की स्थिति मजबूत हो गई। गद्दाफी ने विद्रोहियों को अल-कायदा का आतंकी करार दिया, लेकिन विदेशों में तैनात लीबिया के राजदूतों के इस्तीफों ने गद्दाफी पर दबाव बढ़ा दिया। गद्दाफी की सेना द्वारा विरोधियों की हत्या की खबरें आने लगीं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गद्दाफी और उनकी सरकार पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाईं। साल 2011 का दौर था और लीबिया की जनता ने तानाशाह गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। गद्दाफी ने खुद को इमामों का इमाम, कर्नल और अफ्रीका का शहंशाह जैसी उपाधियां दी थी। उसने 42 साल तक लीबिया पर एकल शासन किया और उसकी सुरक्षा में खूबसूरत और प्रशिक्षित महिला बॉडीगार्ड्स तैनात रहती थीं। ये महिलाएं न केवल खूबसूरत थीं, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस थीं और किसी भी खतरे का सामना करने में पूरी तरह सक्षम थीं। गद्दाफी की सत्ता के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से हुई थी। वहां एक फल बेचने वाले मोहम्मद वजीजी का ठेला नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया गया। जब वह नगर निगम के ऑफिस में अपने ठेले को वापस पाने के लिए गया तो अधिकारियों ने उसे अपमानित कर भगा दिया। परेशान होकर वजीजी ने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह कर लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पूरे मिडल ईस्ट में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। जब लीबिया में विद्रोह की लहर आई तो गद्दाफी ने अपनी सेना के टैंकों का इस्तेमाल कर विद्रोहियों को दबाने की कोशिश की। उसने विद्रोहियों को धमकाने के लिए उग्र भाषण दिए और उन्हें कुचलने का आदेश दिया। लेकिन इस बार विद्रोहियों को नाटो देशों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें अमेरिका प्रमुख था। अमेरिका ने लीबिया के सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। अक्टूबर 2011 तक गद्दाफी का अंतिम ठिकाना भी नष्ट हो चुका था और अब उसके पास केवल रेगिस्तान ही बचा था, जो उसे कुछ हद तक पसंद था। सिरते के पास गद्दाफी अपने कबीले के लोगों के साथ छिपा हुआ था। इस बार वह अत्यंत डरपोक और थका हुआ था। वह एक पाइप में छिपा हुआ था और खोजकर्ताओं ने उसे ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः गद्दाफी को खोज लिया गया। अपने अंतिम समय में गद्दाफी ने माफी मांगी और दया की भीख मांगी। विद्रोहियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो यह थी लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की पूरी कहानी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।